हमारी बॉडी के अंदर जो प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल है वह डीएनए होता है और फिर डीएनए से डीएनए का सिंथेसिस होता है, उसे हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस होता है, उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और जब आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसको हम ट्रांसलेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर आज हम समझने वाले हैं कि रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है। ये पहले से हमें क्लियर है कि डीएनए किसी भी सेल के न्यूक्लियस में रहता है। इसका मतलब रेप्लिकेशन प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होगा? न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है और इसी को सीक्वेंस में डायग्रामेटिक तरीके से आप समझते जाएंगे। द प्रोसेस इज रेप्लिकेशन। When it is asked that what is the replication, simply say the synthesis of DNA. The synthesis of DNA molecule. Synthesis of DNA molecule क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। यहाँ पर एक और टेक्निकली टर्म आपको समझने की जरूरत है रेप्लिकेशन के संबंध में। आपने पढ़ा हुआ कि जो डीएनए होता है, डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं और वो दोनों स्ट्रैंड एक काल्पनिक अक्ष के चारों ओर ट्विस्टेड रहते हैं। डीएनए के स्ट्रक्चर में हम यह भी पढ़ चुके हैं कि ये जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। मीन्स क्या है? अगर मैं एक सिंपली डीएनए की अगर स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ये आपने इस तरीके से पढ़ा हुआ है कि डीएनए में क्या होते हैं? 2 स्ट्रैंड होते हैं। ये एक डीएनए है और इस डीएनए में कितने स्ट्रैंड हैं? 2 स्ट्रैंड है। एक का 5 एंड दूसरे के 3rd एंड के पास, एक का 3rd एंड दूसरे का 5 एंड के पास। इस तरीके से डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल। अब बात आती है कि डीएनए का सिंथेसिस किस से होगा? कौन सा एंजाइम? विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन प्रोसेस? द आंसर इज डीएनए पॉलीमरेज। हमने पढ़ा हुआ है कि जो डीएनए है वो किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। डीएनए की जो स्ट्रक्चरल और या फंक्शनल यूनिट है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे अभी हम समझते हैं डीएनए किसका बना हुआ है? डीएनए बना हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स आर मोनोमर ऑफ एनी न्यूक्लिक एसिड। हियर आई एम सेइंग अबाउट द डीएनए मॉलिक्यूल। हमने पढ़ा हुआ है कि जो डीएनए है वह एक बहुलक है, पॉलीमर है और बहुत सारे सिंगल यूनिट्स जिसको हम एकलक या मोनोमर कहते हैं, जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से आपस में जुड़ जुड़ के क्या बना लेते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना लेते हैं। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, ऐसी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे के एंटी पैरेलल इस डायग्राम के अनुसार अरेंज होकर के एक डीएनए मॉलिक्यूल बनाती है। तो कहने की बात है कि डीएनए क्या एक बहुलक है, एक पॉलीमर है और किसी पॉलीमर का सिंथेसिस, किसी बहुलक का संश्लेषण किया जाता है तो उसके लिए जो एंजाइम काम में आता है, जो एंजाइम यूज में आता है, उसे हम बोलेंगे पॉलीमरेज, विच इनिशिएट और कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो यहां पे चूंकि डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, डीएनए का पॉलीमराइजेशन हो रहा है, तो एंजाइम कौन सा काम आएगा यहाँ पे? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो यहाँ पे मैं नोट कर देते हैं एक बार के लिए कि ये जो प्रोसेस है वो किससे हो रहा है? हु इनिशिएट, तो हम कहेंगे डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है यह कैटालाइज करेगा, उत्प्रेरक का कार्य करता है। न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ करके और डीएनए का सिंथेसिस करते हैं। हम डीएनए के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि किसी भी डीएनए में 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, क्योंकि 4 ही टाइप के नाइट्रोजन बेसेज होते हैं। ये चारों जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में डिफरेंट सीक्वेंस में आपस में जुड़ करके डिफरेंट टाइप के डीएनए बनाते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया कि रेप्लिकेशन कहाँ होता है? तो हम कहेंगे न्यूक्लियस में होता है। क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस में ही डीएनए रहता है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डीएनए का जो सिंथेसिस है उसे कौन उत्प्रेरित करता है? कौन सा एंजाइम है वो रेस्पॉन्सिबल होता है? तो हमने कहा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। इस एंजाइम का नाम डीएनए पॉलीमरेज क्यों पड़ा? तो हमने कहा ये इसकी जो यूनिट्स है, न्यूक्लियोटाइड्स है, उसको आपस में जोड़ करके बहुलीकरण यानी कि पॉलीमराइजेशन कर देता है, इसलिए इस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म यहाँ पर हम काम में लेंगे, वो है कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है? हम कहेंगे सेमी कंजर्वेटिव होता है।
डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, तो हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। अर्धसंरक्षी बोलते हैं हिंदी में, अर्धसंरक्षी रेप्लिकेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि जब एक डीएनए से जब नए डीएनए का सिंथेसिस होगा और आपके पास में 2 डीएनए मिल जाएंगे जिसे बोलते हैं डॉटर डीएनए, उन दोनों ही डॉटर डीएनए में एक एक स्ट्रैंड पुराना होगा, एक एक स्ट्रैंड नया होगा। किस तरीके से देखते हैं, सिंपल वे में हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक हमने क्या बनाया है, ये है पेरेंटल डीएनए, ये है पेरेंटल पैतृक, ये है पेरेंटल डीएनए है, पैतृक डीएनए है। और जब एक नया डीएनए बनता है तो जो टोटल हमें कितने मिल गए, डीएनए 2 मिल गए हैं, तो क्या होगा, इस न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में एक स्ट्रैंड रहता है नया, दूसरा स्ट्रैंड होता है पुराना। इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे हम क्लियरली समझ पाएंगे कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वह सेमी कंजर्वेटिव होता है। और सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, मीन्स यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ये 5 एंड थर्ड एंड 5 एंड, अगेन यहाँ पर भी 3rd और 5 एंड, ये आपके पास में क्या मिल गए हैं, इसे हम बोलते हैं डॉटर डीएनए बोलते हैं। ये जो पेरेंटल डीएनए था इससे हमें ये डीएनए बन गए, इससे बोलते हैं हम क्या, डॉटर डीएनए कहते हैं, पुत्री डीएनए कहते हैं। और इस पुत्री डीएनए में हम क्या देख रहे हैं, एक एक स्ट्रैंड, दोनों में ही एक एक स्ट्रैंड तो कौन सा है, पेरेंटल स्ट्रैंड है, और दूसरा जो स्ट्रैंड है वो है नया न्यू स्ट्रैंड जो कि बन गया है। यानी कि जो एक पेरेंटल डीएनए से जब 2 डीएनए बनते हैं तो प्रत्येक डॉटर डीएनए में एक स्ट्रैंड होता है, पैतृक होता है, पेरेंटल होता है, तथा दूसरा जो है स्ट्रैंड वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है। यानी कि प्योरली हम ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों ही स्ट्रैंड कौन से नए बन गए, तो एक स्ट्रैंड पुराना एक नया है, हमने आधे स्ट्रैंड को, मतलब डीएनए के आधे पार्ट को, मतलब डीएनए में जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, 2 स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड को कंजर्व कर लिया है, संरक्षित कर लिया है और आधा नया बन गए, इसलिए इसे बोलते हैं अर्ध संरक्षी रेप्लिकेशन बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। अब बात आती है कि ये जो रेप्लिकेशन प्रोसेस किस तरीके से चलता है, इसके संबंध में अभी और कुछ तथ्यों को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन है वो कहाँ होता है, किस समय होता है, हम ये कहेंगे एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि कब होता है, तो हमें यहाँ पर समझना है कि जब कभी भी किसी कोशिका का विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन में एक स्टेज होती है इंटरफेज, आपने नाम सुना हुआ है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एंटेलोफेज। इंटरफेज जो स्टेज है उसमें रेप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कब होता है, तो कहेंगे इट टेक्स प्लेस कहाँ पे, इन द एस फेज ऑफ इंटरफेज। क्या है इंटरफेज, है जो है स्टेज, कब, इन द सेल डिवीजन, जब किसी सेल में डिवीजन होता है। यहां पर समझने की बात है, जब किसी सेल में डिवीजन होता है, और जो सेल का डिवीजन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, माइटोसिस के संबंध में आपको एग्जांपल दे रहा हूं, समसूत्री विभाजन हम कर रहे हैं माइटोसिस की। तो जब कोई सेल डिवीजन होता है इसमें स्टेज कौन सी होती है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये हम 9, 10 से लेकर के 11, 12 तक सभी में पढ़ते आए हुए हैं। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इंटरफेज जो स्टेज है उसमें भी 3 स्टेज होती है, G1, S, G2। उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, अदरवाइज सेल डिवीजन का चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो कहने की बात है, जब कभी भी सेल डिवीजन होता है उसकी जो इंटरफेज है उसमें जो S फेज है उसमें क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की संख्या बढ़ जाती है, डबल हो जाती है, इसलिए इसको रेप्लिकेशन को डीएनए का डुप्लीकेशन भी कहते हैं। इसकी हमें जरूरत क्यों है, ये समझने की जरूरत है। डीएनए के सिंथेसिस करने की जरूरत क्यों है, डीएनए का डुप्लीकेशन करने की जरूरत क्या है। देखिए, हमने माइटोसिस में पढ़ा हुआ है समसूत्री विभाजन कि इस प्रकार का सेल डिवीजन जिससे बनने वाली डॉटर सेल यानी कि बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में क्रोमोजोम्स, गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल के बराबर हो जाए, उसे हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन। कैसे, हम यहां पर देखते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। हमने कहा यह है ह्यूमन की एक सेल है, इस ह्यूमन की सेल में हम सभी जानते हैं 46 होते हैं क्रोमोजोम्स, 46 होते हैं क्रोमोजोम्स।
और हमने कहा कि जब इससे माइटोसिस डिवीजन होगा तो एक सेल से टोटल सेल बन जाएगी 2। ये साइज में छोटी है अभी डॉटर सेल, पुत्री कोशिकाएं डॉटर सेल, और ये जो डॉटर सेल्स हैं इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स, इसमें भी 46 क्रोमोसोम। अरे एक सेल से जब 2 सेल बन रही है और इस सेल के पास है 46 क्रोमोसोम, तो इन दोनों ही डॉटर सेल में 46 तो आ ही नहीं सकते। क्यों कि अगर इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 92 क्रोमोसोम। ये तो वैसे हो गया कि किसी माँ के पास में, किसी मदर के पास में 46 रुपए थे और उसके 2 बच्चे हैं और दोनों को 46 दे दिया, संभव ही नहीं है। अगर किसी मदर के पास में 46 है तो अपने 2 बच्चों को 23 दे सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एक मदर सेल के पास में 46 क्रोमोसोम्स है और उससे बनने वाली दोनों ही डॉटर सेल्स में 46 और 46 क्रोमोसोम्स हैं। टोटल की बात करें तो 92 हो जाएंगे। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? और क्रोमोसोम किसका बना हुआ था? डीएनए का। यानी कि यहां पे डीएनए क्या हो गया, डबल हो रहा है। इसमें जितने 46 क्रोमोसोम्स में जितना डीएनए का अमाउंट था उससे इन दोनों में मिला के क्या हो गया, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, ताकि क्रोमोसोमल का नंबर है वो स्टेबल रह सके। यहां पे माइटोसिस जब हो रहा है, समसूत्री विभाजन, तो डॉटर सेल पुत्री कोशिकाओं में क्रोमोसोम का नंबर है वो स्टेबल रह सके, ताकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब क्रोमोसोम्स का ट्रांसमिशन होता है तो सभी के अंदर क्रोमोसोम का नंबर बराबर रह सके। इसलिए ये अरेंजमेंट था। यानी कि क्रोमोसोम का नंबर तो डबल हो रहा है, दोनों डॉटर सेल मिला करके डीएनए भी डबल हो रहा है। इसका मतलब डीएनए की डुप्लीकेशन की जरूरत है। अगर डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता तो डॉटर सेल में क्या होता है, हाफ क्रोमोसोम हो जाते हैं 23 और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर और कम। वो तो इम्पॉसिबल बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी, टू मेंटेन द स्टेबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रेप्लिकेशन इज रिक्वायर्ड। इसलिए रेप्लिकेशन की जरूरत होती है। चलिए अब एक बार इनसाइड में देखते हैं। हमने कहा रेप्लिकेशन कहाँ होता है, रेप्लिकेशन टेकिंग प्लेस इनटू द न्यूक्लियस। और किससे होता है, न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमराइजेशन से। विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। व्हाट इज द मीन ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन? इन द डॉटर सेल and each daughter cell has one parental strand and one newly synthesized DNA strand. That's why it is called as semi-conservative replication. फिर अगर कहाँ पर होता है, सेल डिवीजन की इंटरफेज स्टेज में एस जो है उसमें, एक्चुअल में एस का नाम होता है सिंथेटिक फेज, क्योंकि डीएनए का सिंथेसिस होता है इसलिए इसका नाम एस रखा गया है। रिक्वायरमेंट क्यों है? टू मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स स्टेबल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। चलिए अब हम यहाँ पे प्रोसीजर को समझते हैं। प्रोसीजर किस तरीके से होता है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं एक बार टाइटल डाल लेते हैं, प्रोसीजर, या हम कहते हैं प्रोसेस, रेप्लिकेशन का प्रोसेस। ये जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है ये स्पेशली फोकस किया गया है एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए। जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसी नीट के एग्जाम के स्तर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अदरवाइज जब हम बात कर रहे हैं एमएससी क्लासेस के अंदर जहाँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का अपने आप में कंप्लीट एक पेपर चलता है तो वहाँ पर हम बहुत डिटेलिंग की बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन और यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन, और इवन चाहे आप एक रेप्लिकेशन के प्रोसेस को कई दिनों तक पढ़ाते रहें। तो यहाँ पर जो हमने ये जो टॉपिक रखा है, कन्फाइंड रखा है एनसीईआरटी और 11th-12th के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, ताकि नीट के एग्जाम में उनके लिए ईजी रहे। तो देखिए यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ डीएनए मॉलिक्यूल। यहाँ पे ये हमने एक बनाया है डीएनए, ठीक है, ये आ गया एक डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए हम जानते हैं इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, और वो हेलिक्स एक इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड कोइल्ड रहता है। यहाँ पे रेप्लिकेशन को समझने के लिए मैं ट्विस्टेड डीएनए को न बना करके मैंने एक बार इस तरीके से बनाया, और आपको चलिए उसी तरीके से कर लेते हैं जैसा कि आप एग्जाम में देखते हैं। ये तो हमने सीधा बना दिया है। यहाँ पे मैं डीएनए बना देता हूँ जैसा कि आप ओरिजिनली हम कहते हैं कि ये कोइल्ड होता है एन अराउंड इमेजिनरी एक्सिस। तो ये यहाँ पे है एक डीएनए मॉलिक्यूल, इस तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पर आ गया ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये आपस में दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स से ये आपस में जुड़े हुए हैं।
यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, इसका 5 एंड, ये 3rd एंड, ये हो गया 3rd और ये हो गया 5th एंड। इस प्रकार से अपना बना हुआ है डीएनए मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रैंड्स इन द डीएनए मॉलिक्यूल। अब प्रोसेस कैसे होगा, हमें बनाना है डीएनए से डीएनए बनाना है, और तो इसके लिए सबसे पहला काम इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उसको ब्रेक करना जरूरी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है, और उसके लिए एंजाइम कौन सा काम आता है, हेलिकेज। हेलिकेज हेलिक्स को ब्रेक करने वाला, लाइसिस करने वाला एंजाइम। एज मीन्स होता है एंजाइम, और यहाँ HELI हेली बना हुआ है हेलिक्स से, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड को ये तोड़ देता है। तो यहीं पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने नोट कर देते हैं ताकि अलग से नोट नहीं करना पड़े। ये क्या करेगा, ये करेगा ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा तो क्या होगा, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो पहली बात, ये काम कहां से शुरू हो रहा है, डीएनए में वो पर्टिकुलर साइड जिससे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओराई, ओरिजिनल रेप्लिकेशन साइट। यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं इस पर्टिकुलर साइड की बात कर रहा हूं, तो इस डायग्राम के संबंध में इसको हम बोलेंगे ओराई। ओराई का मतलब क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, इसको हम बोलते हैं ओराई। ये पर्टिकुलर स्पेस जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है रेप्लिकेशन का, उत्पत्ति हो रही है, उसे हम बोलते हैं ओराई, ओरिजिनल रेप्लिकेशन साइट। इस जगह पे हेलिकेज एंजाइम आकर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देगा, तो दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने से डीएनए की दोनों चेन है वो एक दूसरे से खुल जाती है। देखते हैं किस तरीके से ये ओपन अप होती है। नेक्स्ट डायग्राम हम देखते हैं। मानो तो ये आप एक हल्की सी लाइन एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए ऐसे कर लें ताकि इससे डीएनए की जो मोटाई है, विड्थ है, वो मेंटेन रह जाएगी। इस प्रकार से ये हमने कहा एक डीएनए मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए तो यहाँ पर स्टैंड हो गया सीधा इस तरीके से, ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया सीधा हो गया है, दोनों स्टैंड है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं, ये आ गए, ये हो गया आपस में इस तरीके से डीएनए बना हुआ है। और यहाँ पे मैं इनको हटा देता हूँ एक बार के लिए। ये हो गया 5 एंड, ये 3rd एंड है, ये है 3rd एंड और ये हो गया 5 एंड है। यहाँ पे ये दोनों क्या बन गए, सिंगल स्टैंड हो गया। ये पार्ट जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटने से ये दोनों जो हेलिक्स है वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए, इस तरीके से एक दूसरे से ये सेपरेट हो गए हैं, खुल गया है। इसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन बोलते हैं, दोनों आपस में ओपन अप हो गया है डीएनए का हेलिक्स। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि जब डीएनए के आप स्टैंड को खोल देंगे, और अगर हम मान लेते हैं जिस प्रकार से हम देखते हैं ना, कई बार कोई रस्सी होती है ट्विस्टेड होती है, इलेक्ट्रिक के वायर होते हैं 2 ट्विस्टेड इस तरीके से, जब उसको हम खींचते हैं तो खुल जाता है, छोड़ते हैं तो वापस वो ट्विस्ट हो जाता है। डीएनए में भी ये प्रॉब्लम आती है। तो हम चाह रहे हैं कि जब ये डीएनए का दोनों स्टैंड, ए पार्ट है जो खुल गया, ओपन अप हो गया है, ये वापस रीट्विस्टिंग नहीं करे, रीवाइंडिंग नहीं करे, इसके लिए इसको स्टेबल करने के लिए इसके ऊपर कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो जुड़ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं SSB प्रोटीन। यहाँ पे इसके साथ में क्या बाउंड कर देंगे, स्पेसिफिक प्रोटीन, ये प्रोटीन है इसे हम बोलते हैं SSB, ये आ गया SSB प्रोटीन। SSB, S का मतलब है यहाँ पर सिंगल है, अगेन S का मतलब है स्ट्रैंड है, नेक्स्ट जो B है उसका मतलब होता है बाइंडिंग, और ये है क्या, प्रोटीन है। नाम खुद ही बता रहा है ये क्या काम कर रहा है। ये जो है SSB प्रोटीन, इसका फंक्शन क्या है, टू स्टेबलाइज अनवाइंडेड डीएनए, ताकि सिंगल स्टैंड वो बना हुआ रहे। तो हमने कहा SSB सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जब सिंगल स्टैंड बन गए, दोनों खुल गए हैं, इसके साथ ये SSB प्रोटीन लग गई है, ये स्टेबल करेगी और दोबारा रीवाइंडिंग नहीं होने देगी ताकि आपस में न जुड़ सके। इतना काम होने के बाद में क्या काम होगा, यहाँ पे आएगा एक प्राइमर का सिंथेसिस किया जाएगा ताकि डीएनए पॉलीमरेज वो अपना काम कर सके। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आंसर को मैं कहाँ तक मैं सीमित रख रहा है, एनसीईआरटी के लेवल पे, एनसीईआरटी से ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि 11th और 12th के बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए फिर एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हम उसी पॉइंट पर आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये जो 3rd एंड है, यहाँ से जब हम सिंथेसिस शुरू करेंगे तो ये पॉइंट कहलाएगा 5 एंड, ये वाला 5 है, तो इसका अपोजिट अगर नया डीएनए बनेगा तो ये होगा 3rd एंड। ये पॉइंट्स हमें समझने की जरूरत क्यों है। एक देखिए, एक इस स्टैंड पे नया डीएनए बनेगा, इस स्टैंड पे एक नया डीएनए बनेगा, तो ये पेरेंटल बन जाएगा, ये न्यूली सिंथेसाइज्ड हो जाएगा।
इस स्टैंड पे क्या होगा, एक ये पेरेंटल स्टैंड रह जाएगा, एक नया बनेगा, नया यहाँ बनेगा। तो नया अगर यहाँ से बनना स्टार्ट करें तो ये एंड कौन सा होगा, ये 5 है तो थर्ड है, और ये थर्ड है तो यहाँ पर क्या होगा, 5 एंड होगा। अब यहाँ पर हमने कहा पहले से कि डीएनए पॉलीमरेज कहाँ से शुरू करता है। डीएनए पॉलीमरेज है वह एंजाइम हमेशा ही किधर चलता है, 5 एंड से थर्ड एंड की ओर चलता है, 5 एंड से थर्ड एंड की ओर। यानी कि यहाँ बात करें वो कहाँ जुड़ेगा, 5 एंड पे चलेगा, किधर, थर्ड एंड पे। इस स्टैंड में बात करो तो ये 5 है तो इसका अपोजिट थर्ड है, यहाँ डीएनए पॉलीमरेज जुड़ नहीं सकता। ये थर्ड एंड है यहाँ पे, इसका अपोजिट क्या हो, 5 एंड, यहाँ डीएनए पॉलीमरेज जुड़ सकता है। तो एक डीएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड करेंगे हम, दूसरा डीएनए पॉलीमरेज यहाँ करेंगे। उससे पहले डीएनए पॉलीमरेज के जुड़ने से पहले इस, क्योंकि जैसे इसको सपोर्ट देने के लिए, स्टडिंग करने के लिए पहले क्या बनता है, मैं इन शॉर्ट में आपको बताऊंगा, है ना। यहाँ पर क्या बनेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो एक आरएनए का प्राइमर बना लेते हैं पहले इस तरीके से। यहाँ पे क्या करेंगे, एक आरएनए का एक प्राइमर बन जाता है, प्राइमर बन गया आरएनए प्राइमरेज एंजाइम से, और फिर यहाँ पे कौन बाउंड हो जाएगा, यहाँ पर आपस में जुड़ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये आ गया डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यहाँ पर ये जुड़ गया। दूसरा वाला जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इस जगह पे जुड़ेगा, इस पोजीशन पे, ये हो गया दूसरे वाला डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ एक बार के लिए। पहले क्या बना है यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर, टू इनिशिएट रेप्लिकेशन प्रोसेस, ये वाला पार्ट है आरएनए प्राइमर है, आरएनए प्राइमर बना है। ये क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज को होल्ड कर लेगा, और ये वाला एंजाइम है वो क्या है, ये है डीएनए पॉलीमरेज। ये हो गया डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो यहाँ बाइंड हो गया, और दूसरे वाला डीएनए पॉलीमरेज क्या है, यहाँ पे, ये दोनों जुड़ गए। एक किनारे पे जुड़ा है, एक यहाँ पर जुड़ा है। यहाँ पर भी क्या होगा, आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस हो रखा है। आरएनए प्राइमर को कौन बनाएगा, नाम खुद बता रहे, जो काम करता है उसी के अनुरूप एंजाइम होगा। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए का पॉलीमराइजेशन करने वाला, तो आरएनए कौन बनेगा, आरएनए पॉलीमरेज है, वो आरएनए का प्राइमर बनाएगा। बाद में इस प्राइमर को हटा दिया जाता है, जिसकी अभी मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, प्रोसीजर में चलेंगे अपने। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए हमने कहा कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है किधर चलता है, 5 से थर्ड डायरेक्शन में। ये थर्ड है तो ये 5 एंड है, तो ये कहाँ चलेगा, इधर चलेगा, रेप्लिकेशन करेगा शुरू। यहां पर ये वाला स्टैंड कहाँ चलेगा, ये 5 है तो ये थर्ड एंड होगा, और ये 5 है तो ये थर्ड होगा। ये 5 है, इसका भी तो यहाँ एंड होगा, थर्ड एंड। इसका अपोजिट क्या होगा, 5 एंड है, ये कहाँ चलेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज चले। एक दूसरे के अपोजिट में, डायरेक्शन हम अलग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही डीएनए पॉलीमरेज कहाँ चलते हैं, 5 से थर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं। दोनों चल तो रहे हैं 5 से थर्ड है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे की अपोजिट हो रही है। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए जैसे यहाँ पर हमने कहा डीएनए के एक स्टैंड पर अगर ए जुड़ा हुआ है तो ये डीएनए पॉलीमरेज क्या जोड़ देगा, टी, थायमिन। हम जानते हैं डीएनए में पढ़ा हुआ है ए के साथ टी जुड़ता है, जी के साथ सी, सी के साथ जी। तो यहाँ पर जब ए था तो डीएनए पॉलीमरेज ने यहाँ जोड़ दिया टी, अगर यहाँ जी था तो यहाँ जोड़ दिया सी, सी है तो ए। कहने की बात है एक कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता हुआ यह डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से पहुँच जाएगा आगे तक, और ये वाला पहुँच जाएगा यहाँ से आगे तक। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम है कि किस तरीके से बना है, उसको भी हमने चेक करते हैं। अगेन एक डीएनए का मॉलिक्यूल बना लेते हैं, है ना, यहाँ से अपने यहाँ बनाया ना, इसको यहाँ तक बना लेते हैं। ये अगेन बना दिया मैंने एक और डीएनए, ये हो गई बात, आपस में जुड़े हुए हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाना है ताकि प्रोसीजर को आपको समझ में आता रही। 5 से थर्ड, 5 ये था थर्ड, ये हो गया 5 एंड। और मैंने आपको बताया था, क्या बताया है कि यहाँ पे ये डीएनए पॉलीमरेज है, आगे चल गया और कहाँ पहुँच गया है, इस जगह पे पहुँच गया। ये पहुँच गया डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे, डीएनए पॉलीमरेज। और किधर चल रहा था, ये यहाँ से शुरू हुआ, इस जगह से मैं अलग कलर ले लेता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना आए। ये यहाँ से चलता रहा और यहाँ तक पहुँच गया, और यहाँ पर इसने न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया, है ना। अभी अपनी एक और मानने के लिए समझ लेते हैं कि यहाँ था ए तो यहाँ जोड़ दिया टी, यहाँ पर है जी तो सी, सी है तो जी जोड़ दिया, इसी तरीके से ए है तो टी जोड़ दिया, टी है तो ए जोड़ दिया। कहने की बात है कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता हुआ ये डायरेक्ट कहाँ पहुँच गया, इस वाले 5 एंड से थर्ड एंड की ओर मूव कर गया। यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज जुड़ा था वो इधर आगे बढ़ गया, और अब ये कहाँ पहुँच चुका है, ये पहुँच गया किनारे के ऊपर, यहाँ पहुँच गया। और इसने भी क्या काम किया है, इधर से 5 से थर्ड डायरेक्शन की ओर
इस डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड को ये भी उसी तरीके से जोड़ता चला। सी था तो जी, यहाँ ए था तो यहाँ टी जोड़ दिया। कहने की बात है कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस को जोड़ दिया गया, ऐड करता रहा। यहाँ तक तो काम हो गया। डीएनए का एक पर्टिकुलर पार्ट है वो आपस में खुल गया। ये जब दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने से खुल गया, इस तरीके से फॉर्क की तरह बन गया। तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्क बना हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। इसको ध्यान रखना है, इसे क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन फॉर्क। अब ये कितने टाइप के होते हैं इसकी डिस्कशन भी हम आगे करेंगे। रेप्लिकेशन फॉर्क है। और यहाँ पे हर डायग्राम में मैं अगेन लगाता हुआ चलता हूँ। ये तो एसएसबी प्रोटीन तो है ही यहाँ पर जुड़ी हुई। अब यहाँ पर ना करके हम यहाँ कर देते हैं। ये एसएसबी प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसका नाम ही सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग है। जैसे ये डबल हो गया तो यहाँ से एसएसबी प्रोटीन बाद में हट जाती है, आगे नए में ये जुड़ जाती है इस तरीके से। ठीक है, अब आगे क्या काम होगा? वही होगा जो यहाँ पर हुआ, रिपीटेशन। अब देखिए आगे जो भी स्टेप चलेंगे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका रिपीटेशन चलेगा। यहाँ पर क्या हुआ, दोबारा एक बार रिवीजन करें ताकि नेक्स्ट स्टेप में इजी रहे। सबसे पहला काम, हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया। हेलिकेज का हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने से डीएनए के दोनों हेलिक्स हो गए, सेपरेट हो गए, सिंगल स्ट्रैंड बन गए। इसके ऊपर लग गई सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबी जुड़ गई है जो उसको रीबाइंडिंग से रोकती है। फिर आरएनए पॉलीमरेज ने आरएनए का प्राइमर बना दिया अपोजिट एंड पे, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज साइन है कहाँ होगा? 5 से 3rd डायरेक्शन में। ये वाला 3rd एंड है तो ये वाला 5, एक पॉलीमरेज यहाँ जुड़ गया 5 एंड पे। दूसरे वाला ये 5 है तो ये 3rd, इसी में ये 3rd है तो इसका अपोजिट 5, यहाँ डीएनए पॉलीमरेज जुड़ गया। जुड़ने के बाद दोनों ने अपोजिट डायरेक्शन में काम किया। ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता हुआ चला, यहाँ से लेके यहाँ पहुँच गया, ये वाला यहाँ से यहाँ पहुँच गया। आगे रास्ता हो गया बंद, क्योंकि अभी ये इतना ही खुला हुआ था। वापस वही काम, रिपीटेशन। हेलिकेज एंजाइम अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा। जैसे ही आगे और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा तो डीएनए थोड़ा सा और खुल जाएगा, फिर वहाँ और एसएसबी प्रोटीन लग जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम में, आप अभी देखें इसके किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे अगेन डायग्राम बना लेते हैं। इस बार मान लेते हैं ये इतना तक खोला हुआ इसको, डीएनए को। ये हो गया डीएनए मॉलिक्यूल। ये हो गया डीएनए मॉलिक्यूल 5 एंड और 3rd एंड, यहाँ पर हो गया 3rd और ये हो गया 5 एंड हो गया। यहाँ पे क्या काम हुआ था? यहाँ से लेके यहाँ तक अभी हमने कहा था बन गया था डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सिमिलरली यहाँ भी क्या हुआ था? ये बन गया था डबल स्टैंडर्ड डीएनए। यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो पहुँच गया है इस पोजीशन पे। कैसे चल रहा था? इस डायरेक्शन में चल रहा है। दूसरा डीएनए पॉलीमरेज कहाँ पहुँच गया? इस लोकेशन पे पहुँच गया है। ठीक है, ये वाला किधर चला था डीएनए पॉलीमरेज? ये वाला इस डायरेक्शन में चला था। ये चल रहा है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया, अगेन क्या बन गए? सिंगल स्ट्रैंड बन गए हैं। इस सिंगल स्ट्रैंड को अगेन स्टेबलाइज करने के लिए इसके ऊपर क्या लग जाएगी? फिर एसएसबी प्रोटीन जुड़ जाएगी। ये वापस यहाँ पर क्या लग गई है? एसएसबी प्रोटीन जुड़ गई है। अब आप देखें यहाँ पे, यहाँ रास्ता क्लियर है। ये वाला डीएनए पॉलीमरेज आगे चलता रहेगा, इसका रास्ता तो क्लीन है। ये वाला डीएनए पॉलीमरेज है, इसकी तो सड़क रास्ता क्लियर है, ये तो चलता रहेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसको है क्योंकि इसने स्टार्ट किया था मिड से, अब ये चला गया यहाँ पर टर्मिनल एंड पे। ये यहाँ से उठ करके वापस आएगा बैक साइड में, यहाँ पे ये यहाँ से उठकर आ जाएगा कहाँ पर? बैक साइड के अंदर आ जाएगा। यहाँ से इस तरीके से उठ करके यहाँ आ जाएगा, फिर अगेन अपना काम करता रहेगा। नेक्स्ट डायग्राम में हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसे मूव कर रहा है, ये बात समझ में आ जाएगी। तो अभी अपने नेक्स्ट एक बार डायग्राम को देखते हैं किस तरीके से इसके अंदर ये आगे और कंटिन्यूसली ये प्रोसीजर चलता रहता है। अगेन डीएनए प्रोसीजर को कंटिन्यू में करते हैं। ये आ गया डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड, ये हो गया डीएनए का सेकेंड स्ट्रैंड, इस तरीके से बन गया सेकेंड स्ट्रैंड। यहाँ पर है 5 एंड, ये हो गया 3rd एंड, ये हो गया 3rd एंड और ये हो गया इसका 5th एंड। इस तरीके से ये बना हुआ है। और ये इमेजिनरी एक्सिस को हटा देते हैं यहाँ से। और अभी इस डायग्राम में हम देखा डीएनए कहाँ से कहाँ तक बन गया है। मैं इसी की बात करना चाह रहा था आपको कि यहाँ से लेकर के ये एक स्टैंड है वो बन गया, यहाँ पर ये स्टैंड बन गए 5 से 3rd डायरेक्शन में। और यहाँ पे क्या आ गया है?
ये है डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पर जुड़ गया डीएनए पॉलीमरेज, और ये डीएनए पॉलीमरेज सीधा कंटिन्यू काम कर रहा है। और मैंने यहाँ बताया ये जो डीएनए पॉलीमरेज इसमें टर्मिनल एंड पे लग गया है, वो वापस कहाँ जाएगा, बैक साइड में। किस तरीके से, यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज दूसरा, यहाँ से ये रिप्लेस हो गया है, और यहाँ पे इसने पहले से एक डीएनए का सेगमेंट बना दिया था, ये एक इसने डीएनए का सेगमेंट बना दिया था, और ये यहाँ से कहाँ आ गया था, ये उठ करके यहाँ से इसका रिप्लेसमेंट हो गया यहाँ पे। और अब ये काम कैसे करेगा, अगेन ऐसे 5 से 3rd डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगेन वापस वही काम, हेलिकेज है, वो हेलिकेज है, उसने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद में रिप्लेसमेंट हो गया। आगे की तरफ देखिए क्या काम है, डायग्राम में हर चीज़ को मेंशन करते हुए चलना है। ये सिंगल स्टैंडर्ड पार्ट है, तो यहाँ पे एसएसबी प्रोटीन का होना जरूरी है, वरना वो टेक्निकली सही नहीं रहेगा एसएसबी प्रोटीन। तो ये वाला चलेगा कंटिन्यू, और ये वापस यहाँ से यहाँ तक। आप देखिए नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे, 2-3 और डायग्राम बनेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यानी कि अभी तक में हमने ये कहा है बात को, है ना। क्या हुआ कि यहाँ पे हो गया डीएनए का, ये है सिंगल स्टैंड है इस तरीके से, और इस तरह यहाँ से वो बना दिया हमने, ये सेकंड स्टैंड है, हमने कहा ये 3rd एंड है, और ये इसका 5 एंड, ये वाला 5, और ये बना दिया 3rd। और आपस में दोनों ही स्टैंड कैसे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में दोनों स्टैंड जुड़े हुए हैं। अब क्या हुआ, आप देखें यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ पहुँचा था, नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा और कहाँ पहुँच जाएगा, टर्मिनल एंड पे, यानी यहाँ पे जहाँ तक भी सिंगल स्टैंड खुला हुआ है वहाँ तक ये नॉन स्टॉप अपना काम कर देगा, और यहाँ पे बन जाएगा डबल स्टैंडर्ड पार्ट। ये बन गया डबल स्टैंडर्ड पार्ट, ये इधर चल रहा था, मतलब 5 से इस वाले 3rd एंड की ओर चल रहा था। यहाँ पे इस दूसरे वाले सेगमेंट में क्या आप देख रहे हैं, एक सेगमेंट तो यहाँ से बना हुआ था पहले से, ये एक सेगमेंट तो बना हुआ था, ये था 3rd और ये था इसका 5। यहाँ पर ये एंजाइम चल रहा है इधर से यहाँ पे, कौन सी डायरेक्शन है, ये भी चल रहा है 5 से 3rd डायरेक्शन में। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये डीएनए पॉलीमरेज है, यहाँ पर मूव कर गया, मूव करके और इस जगह पे उसने क्या बना दिया, एक नया डीएनए का स्टैंड बना दिया है, ठीक है ना। 5 एंड से 3rd एंड की ओर किया, वापस वही काम, अगेन रिपीटेशन। किस तरह का रिपीटेशन, जो मैं बार बार कह रहा हूं आपको, हेलिकेज एंजाइम अगेन काम करेगा, है ना। यहाँ पे अगेन क्या काम करेगा, हेलिकेज एंजाइम काम करेगा। हेलिकेज क्या करेगा, अगेन तोड़ देगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, ठीक है ना। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा, ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकेज हो गया। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, थोड़ा और खुल जाएगा डीएनए, ठीक है ना, डीएनए है वो और खुल जाएगा। यहाँ पे अपने बना लेते हैं इसको, यहाँ तक में डीएनए को खोल लेते हैं। ये और डीएनए खुल गया, 5 एंड 3rd एंड, यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया 3rd एंड, ये हो गया 5th एंड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए हैं। और ये अभी हमने बना दिया, ये कहाँ पर है, इस पोजीशन पर है। कहाँ तक ये काम कर चुका है ऑलरेडी, इसने यहाँ से लेके यहाँ तक का डीएनए बना दिया है, ऐसे इस डायरेक्शन में बना दिया। और अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, ये जब यहाँ से मूव कर गया 5 से 3rd एंड, अभी आगे जाने का रास्ता नहीं है। आगे जाने का रास्ता क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डबल स्टैंड बना हुआ है। ये यहाँ से डिटैच्ड होगा, यहाँ से हटेगा, अगेन जाएगा बैक साइड में। देखते हैं डायग्राम में किस तरीके से, यहाँ से आप समझ पाएंगे। जब तक आप इस डायग्राम को सीक्वेंस से समझेंगे तो ये टॉपिक आपके पूरा समझ में आ जाएगा। 3rd एंड 5 यहाँ से यहाँ इसने काम किया था, तो एक और इसने डीएनए का सेगमेंट बना दिया, ठीक है ना। यहाँ 5 एंड और ये 3rd एंड फिर बना दिया, और फिर ये कहाँ चला गया, पीछे की तरफ। पीछे के मतलब उल्टा काम कर रहा है, उल्टी दिशा में जा रहा है अगेन। अब ये कैसे काम करेगा, फिर इस तरीके से काम करता जाएगा। कहने की बात है, आप क्या देख रहे हैं, ये वाला जो स्टैंड है जिसको हम बोल रहे हैं 5 स्टैंड जो नया बन रहा है, यहाँ पर कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है। इस वाले स्टैंड में क्या हो रहा है, डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, लेकिन सेगमेंट्स में हो रहा है, टुकड़ों में हो रहा है। 4 डेफिनेशन यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है।
ये वाला जो स्ट्रैंड जहां पे रेगुलराइज फॉर्म में सिंथेसिस हो रहा है इसे बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। इसे क्या बोलेंगे? डीएनए का क्या है? लीडिंग स्ट्रैंड है। और जिसके ऊपर टुकड़ों में हो रहा है रेप्लिकेशन उसे हम बोलते हैं लेगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ द लीडिंग स्ट्रैंड? द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इन विच कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन टेकिंग प्लेस। डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसके ऊपर लगातार रेप्लिकेशन चल रहा है उसे हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ये लीड कर रहा है। दूसरा डीएनए का वो स्ट्रैंड जिस पे क्या हो रहा है? टुकड़ों में, सेगमेंट्स में, खंडों में रेप्लिकेशन हो रहा है, उस स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे? लेगिंग स्ट्रैंड। सिमिलरली कह दे कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन क्या है, कहाँ होता है? लीडिंग स्ट्रैंड। ये जो लीडिंग स्ट्रैंड था इसके ऊपर क्या हो रहा है? इस पे हो रहा है कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। यहां हो रहा है कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? टुकड़ों में हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है। यहां पर हो रहा था कंटिन्यूअस, यहां पर हो रहा है डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन कहाँ होता है? लीडिंग स्ट्रैंड पे होता है। डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन कहाँ होता है? लेगिंग स्ट्रैंड पे होता है। लीडिंग स्ट्रैंड किसे कहते हैं? डीएनए का वो स्ट्रैंड जो थर्ड से शुरू हो रहा है। ये स्ट्रैंड थर्ड से शुरू हो रहा है, थर्ड एंड वाला, उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। और लेगिंग स्ट्रैंड कौन सा? डीएनए का स्ट्रैंड जो कि यहाँ पर खुला एंड कौन सा है? फ्री एंड, 5 एंड वाला फ्री एंड है, वहां पर क्या हो रहा है? लेगिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं। और इस डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन जो लेगिंग स्ट्रैंड पे हो रहा है तो यहां पर आप क्या देख रहे हो? डीएनए डायरेक्ट नहीं बन रहा है, टुकड़ों में बन रहा है। इन टुकड़ों को कहते हैं ओकाजाकी सेगमेंट। इन टुकड़ों को क्या बोलते हैं? इन टुकड़ों को बोलते हैं ओकाजाकी सेगमेंट कहते हैं। ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स बनते जाएंगे। ये भी ओकाजाकी सेगमेंट है, ये भी ओकाजाकी सेगमेंट है, फिर ये नया सिंथेसिस करेगा तो फिर ओकाजाकी सेगमेंट, ऐसे। तो कहने की बात है एक स्टैंड पे तो कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन चल रहा है, दूसरे के ऊपर टुकड़ों में बन रहा है। इन डीएनए के न्यूली सिंथेसाइज्ड सेगमेंट है उसको बोलते हैं ओकाजाकी सेगमेंट। तो यहाँ पर ये जो टुकड़े हैं बीच में गैप रह गया, यहाँ पर इसके बीच में क्या रह गया? एक गैप बन गया ओकाजाकी सेगमेंट के बीच में। उस गैप को भरने का काम करता है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम ये क्या करता है? यहीं पर अपने लिख देते हैं सील द गैप, सीलिंग कर देता है। सील द गैप, कहां पर ये गैप? बिटवीन ओकाजाकी सेगमेंट्स, बिटवीन ओकाजाकी सेगमेंट। ये सीलिंग करने का काम कर देता है। यहां पर अगेन शॉर्ट क्वेश्चन बन गया, what is that Okazaki segment and which enzyme is responsible for the ligation, sealing या joining of the Okazaki segment? तो हम कहेंगे ligase enzyme है, ये जोड़ने का काम कर देता है। और अगेन रिपीटेशन एंड रिपीटेशन और रिपीटेशन चलता रहेगा और यही प्रोसेस है वो बार बार रिपीट किया जाएगा। उस बार बार रिपीटेशन से क्या होगा? यहाँ पे देखें आप, ये वही काम वापस इस डायरेक्शन में 5 से 3rd में काम करेगा, ये 3rd से 5 डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा जिस तरीके से यहाँ पहुँचा, फिर हटेगा, फिर पीछे। मतलब कहने की बात है केवल 3 ही काम हो रहा है। हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, डीएनए बन जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड, उसको स्टेबल करने के लिए लग जाएगी एसएसबी प्रोटीन। लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर डीएनए कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन करता रहेगा, लेगिंग स्ट्रैंड पे ये क्या करेगा? अपनी जगह को चेंज करता रहेगा। जैसे यहाँ पर था और ये कहाँ चला गया? यहाँ पे। इस तरीके से टुकड़ों के अंदर ओकाजाकी सेगमेंट के रूप में रेप्लिकेशन चलता रहेगा। और जब फाइनली जब डीएनए मॉलिक्यूल जब बन जाता है इस प्रकार से, जब फाइनली जब डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा, यानी कि हम ये कहते हैं कि डॉटर डीएनए जब बनेगा तो उसमें क्या होगा? डॉटर में एक स्टैंड मैंने अलग अलग कलर से इसीलिए बनाया है ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। ये इसका 5, ये हो गया 3rd एंड। दूसरा स्टैंड उसको हम बना दिया इस तरीके से, ये हो गया न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड है। इस तरीके से ये हो गया दूसरा स्टैंड, ये हो गया 5 एंड और इसका 3rd एंड। और आपस में जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। दोनों स्टैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐसे बन गया है। सिमिलरली सेकंड जो है डॉटर, ये वाला भी जो डॉटर बन गया है डीएनए,
ये कोई अपना मेजरमेंट नहीं किया हुआ है तो ये छोटा बड़ा बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमें टेक्निकली समझने की ज़रूरत है ना, ये टेक्निकली समझने की ज़रूरत है। 5/3 और यहाँ पर हो गया इसका 3rd एंड और ये हो गया इसका 5th एंड, और ये जो बने हैं इसको हम कहेंगे पुत्री डीएनए यानी कि डॉटर डीएनए बोलते हैं। इन दोनों ही डॉटर डीएनए में हमने क्या देखा है, एक एक स्टैंड तो कौन सा है, पेरेंटल है पुराने वाला, और एक एक स्टैंड कौन सा है, नया है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। तो रेप्लिकेशन है वो इस तरीके से किया जाता है। अभी हम एक बार रिकैप ले लेते हैं, कंप्लीट जो प्रोसीजर है उसको एक बार रिवीजन के रूप में लेते हैं ताकि आपको ये दिक्कत ना आए। रेप्लिकेशन जो प्रोसेस चल रहा है इसको एनर्जी कौन देता है, कौन सा एंजाइम एनर्जी प्रोवाइड करता है, हम कहेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट से हमें एनर्जी मिलती है। इसको मैं एक बार के लिए यहाँ लिख देता हूँ, एनर्जी कौन दे रहा है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एंजाइम, इस एंजाइम है ना, इससे हमें एनर्जी इसमें रेप्लिकेशन मिलती है। तभी एक बार देख लेते हैं और रीकैप देख लेते हैं किस तरीके से सारा प्रोसीजर होता है। पूरा प्रोसीजर बड़ा सिंपल है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की जरूरत है। रिवीजन कर लेते हैं किस तरीके से है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। हाँ, तो हमने कहा रेप्लिकेशन, व्हाट इज द रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन इज द कॉपिंग ऑफ द डीएनए, द सिंथेसिस ऑफ अ न्यू डीएनए इज कॉल्ड एज द रेप्लिकेशन प्रोसेस और द डुप्लीकेशन। क्योंकि डीएनए क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है। डीएनए के डुप्लीकेशन की हमें आवश्यकता क्यों है, रेप्लिकेशन की जरूरत क्यों है, हमने कहा कि ड्यूरिंग द माइटोसिस ईच डॉटर सेल रिसीव सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम द मदर सेल। यानी ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं एक सेल में, और उससे बनने वाली जो माइटोसिस से 2 सेल बन रही है, और उन प्रत्येक कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम है। अगर एक सेल के पास है ही 46 क्रोमोसोम तो वो अपनी डॉटर से को 46 दे नहीं सकती, इम्पॉसिबल बात है। ये वैसा ही है जैसे हमने कहा कि किसी मदर के पास में 46 रुपीस थे और उसे अपनी दोनों बेटियों को 46 और 46 दे दिए, जबकि टोटल तो 92 हो गया, वो पॉसिबल नहीं है। तो कहने की बात है क्रोमोसोम किसका बना होता है, डीएनए। तो जब हम ये कह रहे हैं कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो स्टेबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन करना जरूरी होता है ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या स्थायी बनी रहे। इसके लिए हमें डीएनए का डुप्लीकेशन करने की जरूरत होती है। तो डीएनए का डुप्लीकेशन है कब होता है, तो हम कहेंगे सेल डिवीजन, यह हमने लिखा है सेल डिवीजन की इंटरफेज स्टेज में जो एस फेज होती है उसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है। ये बात है, सिग्निफिकेंस की बात है, टू मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्टेबल फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। Then again the question arises that which enzyme is responsible for the replication of the DNA? कौन सा एंजाइम है डीएनए के द्विगुणन के लिए, प्रतिकृतिकरण के लिए उत्तरदायी होता है। नाम रटने की जरूरत नहीं है, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमराइजेशन करने वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज बहुलीकरण का कार्य करता है। किससे बनता है डीएनए, वी ऑल नो दैट द न्यूक्लियोटाइड इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द एनी न्यूक्लिक एसिड। तो हियर डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो आपस में जुड़ के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना लेती है, और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़ के एक डीएनए मॉलिक्यूल बनाती है। तो डीएनए सिंथेसिस के दौरान क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जोड़ने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज। And what is the direction of DNA polymerase? DNA polymerase enzyme always runs from 5 end to the 3rd end. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। द डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड एज द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बिकॉज ईच डॉटर डीएनए, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए रिसीव 1 पेरेंटल स्ट्रैंड and 1 newly synthesized strand. That's why we say the replication is the semi conservative. मीन्स क्या हुआ, जो बनने वाली पुत्री जो डीएनए है उसमें एक एक जो स्ट्रैंड है वो पैतृक है और एक एक नया वाला है। आधे स्ट्रैंड डीएनए का आधा पार्ट यानी एक स्ट्रैंड को सुरक्षित कर लिया गया है, संरक्षित कर लिया गया है, इसलिए अर्ध संरक्षित बोलते हैं। चलिए प्रोसीजर की बात की थी हमने, क्या हुआ, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है जो एंटी पैरेलल क्या है, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एंटी पैरेलल है। आपने कहा कि ये दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल है, मतलब एक का 5 एंड दूसरे का 3rd एंड है। और इधर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि डीएनए पॉलीमरेज कहाँ चलता है, 5 से 3rd डायरेक्शन में,
इसका मतलब डीएनए का पॉलीमराइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा 5 से 3rd, लेकिन दोनों पॉलीमरेज की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अभी देखते हैं। अब यहाँ पर सीक्वेंस में ध्यान रखें 3-4 स्टेप, केवल 3-4 स्टेप। नंबर 1, ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बाय द हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा, तो दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, खुल गए, अनवाइंडिंग हो गई है। अनवाइंडिंग होने के बाद में ये दोनों वापस रीवाइंड हो सकती है। ये रीवाइंडिंग न करे, उसको स्टेबल करने के लिए एसएसबी प्रोटीन जुड़ जाती है, जिसका नाम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। वो इसे सिंगल स्ट्रैंड में बनाए रखेगी ताकि डीएनए पॉलीमरेज अपना आसानी से काम कर सके। फिर यहाँ पर क्या होगा, डीएनए पॉलीमराइजेशन शुरू होने से पहले यहाँ पे आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस होगा आरएनए पॉलीमरेज से, और दूसरे एंड पर भी क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज से आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस होगा। देन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ जाता है। यहाँ पर हमने दोनों अलग अलग डायरेक्शन में बनाए हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज बाइंड्स एट द 5 एंड। अब वो अलग बात है, दोनों स्टैंड में 5 एंड अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर ये 3rd है तो इसका ये 5 हो जाएगा जब नया बनेगा। तो यहाँ पर ये 5 एंड है, नया डीएनए बनेगा तो उसका एंड यहाँ पर कौन सा होगा, 3rd एंड होगा। तो 5 कहाँ होगा, यहाँ से, ये हो गया 5 एंड। डीएनए पॉलीमरेज जुड़ गए, हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा, एसएसबी प्रोटीन ने सिंगल स्टैंड को स्टेबल रखा, डीएनए पॉलीमरेज अपोजिट एंड पे जुड़ गए, और फिर उन्होंने अपना फंक्शन किया। फंक्शन किया कैसे कि यहाँ पे ये अपोजिट, यानी कि एक स्टैंड पे पेरेंटल पे ए है तो टी जोड़ेंगे, जी है तो सी, सी है तो जी, कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस को जोड़ता हुआ ये डीएनए पॉलीमरेज इस 5 एंड से 3rd एंड की ओर बढ़ेगा, आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता गया, इस इतने से पार्ट को बना दिया डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सिमिलरली ये वाला जो डीएनए स्टैंड है ये भी 5 से 3rd एंड में चला और किनारे पे पहुंच गया, यहाँ पर ये किनारे पर पहुंच गया। अगेन रिपीटेशन ऑफ द स्टेप्स, हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकेज करेगा, अगेन नए सिंगल स्ट्रैंड्स हमें मिल गए हैं, इनको स्टेबल करने के लिए अगेन एसएसबी प्रोटीन जुड़ गई है। ये वाला एंजाइम अगेन अपना चलता रहेगा सीधी सीधी डायरेक्शन में, लेकिन इसके साथ बेचारे के साथ प्रॉब्लम है, ये किनारे पर आ गया मार्जिन पे, ये जंप नहीं करेगा, ये क्या करेगा, उठ करके आ जाएगा अगेन नए 5 एंड के ऊपर, नए 5 एंड पे। उसको हमने देखा है यहाँ पे, इसको हमने किया है, ये 5 एंड में आ गया डीएनए पॉलीमरेज। फिर वापस वही काम, ये चलेगा 5 से 3rd इधर, ये चलेगा इधर, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। इसने नया डीएनए बना दिया, आगे बढ़ गया, ये वाला डीएनए पॉलीमरेज यहाँ तक पहुँच गया है। अगेन वही बात, रिपीटेशन ऑफ द स्टेप, हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा, नए सिंगल स्ट्रैंड आएंगे, एसएसबी प्रोटीन स्टेबल है वो उसको स्टेबलाइज करेगी। ये वाला डीएनए पॉलीमरेज सीधा सीधा चलता रहेगा, कंटिन्यूसली काम करता रहेगा। ये वाला जो या फिर 2 डीएनए के सेगमेंट के बीच में रह गया, इसका रास्ता ब्लॉक हो गया, अगेन ये उठ के कहाँ जाएगा, बैक साइड में, ये आ गया बैक साइड में, फिर ये चलता रहेगा, ऐसा चलता रहेगा। एक स्ट्रैंड जो कि ये वाला है, इस पे कंटिन्यूस रेप्लिकेशन चल रहा है, इस डीएनए पॉलीमरेज को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ये डीएनए पॉलीमरेज बार बार परेशान हो रहा है, पहले यहाँ से गया 5 से 3rd एंड, फिर आया मूव करके पीछे आया 5 से 3rd, अगेन मूव किया, फिर 5 से 3rd, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा। तो डीएनए के एक स्ट्रैंड पे तो कंटिन्यूस रेप्लिकेशन होता है, उस स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ये लीड कर रहा है। और दूसरा जो स्ट्रैंड है जिसके पर सेगमेंट्स में, खंडों में, टुकड़ों में डीएनए बनता है, उसे हम क्या बोलेंगे, लेगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और ये जो सेगमेंट्स बने हैं इन्हें ओकाजाकी सेगमेंट कहते हैं, उस साइंटिस्ट के सम्मान में नाम रखा गया है। और ये जो डीएनए के जो ओकाजाकी सेगमेंट्स बने, फिर उनको सील करना जरूरी है, सीलिंग करने का काम करता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। हमने लिख दिया यहाँ पर, सील द गैप बिटवीन द ओकाजाकी सेगमेंट्स। और इस तरीके से जब ये कंटिन्यूस रिपीटेशन चलता रहेगा तो आपके पास क्या हो जाएंगे, 2 डॉटर डीएनए बन जाएंगे। और दोनों ही डॉटर डीएनए में एक एक स्ट्रैंड हमने अलग कलर से बना दिया, येलो वाला पेरेंटल है और ब्लू हमने बनाया ये कौन सा है, न्यूली सिंथेसाइज्ड है। इस तरीके से जो प्रोसीजर चलता है इसे हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन और द डुप्लीकेशन प्रोसेस। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कुछ डिफरेंस है, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।